Assalamu alaikum class. Today we are starting with tundra ecosystem. और टुंड्रा इकोसिस्टम जो है ये भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की एक टाइप है। जैसे कल आपने डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ा था और हमने ये देखा था कि वो उसमें एनुअल रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए कि डेजर्ट इकोसिस्टम्स हैं दुनिया में वो इकोसिस्टम्स हैं जहाँ पे ड्राउट या ज़ीरिक कंडीशंस होती हैं या जहाँ पे पानी बहुत कम होता है। So now we are starting with a new type of ecosystem which is known as tundra ecosystem. और tundra ecosystem जो है वो ecosystems होते हैं जहाँ पे पूरा साल बर्फ पड़ी रहती है और यहाँ पे भी पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। The last biome seen before reaching the polar ice caps is the Arctic tundra. Arctic tundra, a vast treeless region bordering the Arctic Ocean. आपने आर्कटिक ओशन के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे आपने ओशंस पढ़े होंगे कि दुनिया में 5 बड़े ओशंस हैं, उनमें एक आर्कटिक ओशन है। तो आर्कटिक ओशन के एरिया के साथ साथ जो वो एरिया है जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइफ होती है साल में और बहुत कम वेजिटेशन होती है और बर्फ पड़ी रहती है सारा साल, उसको हम कहते हैं आर्कटिक टंड्रा। और टंड्रा इकोसिस्टम जो है ये पोलर आइस कैप्स का मतलब है कि जमीन के में जब आप नॉर्थ और साउथ के एंड पे जाते हैं तो जो कैप्स हैं वो पूरा साल बर्फ से ढकी रहती हैं, जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है, तो वो एरियाज जो हैं वो सारा साल बर्फ से ढके होते हैं। और उन आइस कैप्स के साथ के वो एरियाज जहाँ पे साल में कुछ अर्सा थोड़ी बहुत बर्फ पिघलती है और लाइफ नजर आती है, उसको हम कहते हैं टंड्रा। और वहाँ पे उसके हिसाब से प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होंगे, और प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो उस एरिया में सरवाइव कर सकते हैं। और ये ट्री लेस हाई लैटिट्यूड्स का मतलब है कि इक्वेटर जो है वो तो सेंट्रल लाइन है, जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ दोनों साइड्स पे दूर चलते जाएंगे तो वो लैटिट्यूड्स हाई होती जाएंगी। अगर इक्वेटर के करीब है लैटिट्यूड या हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने सपोज किया हुआ है, वो वाली जो लैटिट्यूड्स हैं वो लो हैं, और जो हम ऊपर की तरफ चलते जाएं दोनों साइड्स पे, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो वो जो लैटिट्यूड्स होंगी वो हाई होंगी। और उसमें टैगा टैगा जो है वो नॉर्थ साइड पे है, पोलर आइस कैप्स एंड एट हाई आल्टीट्यूड। हाई आल्टीट्यूड का मतलब है कि लैटिट्यूड तो वो हाई जो कि हम अपनी अगर जमीन या अर्थ के जो हमने हाइपोथेटिकल लाइंस ड्रॉ की हुई हैं उनमें अगर हम ऊपर की तरफ चलते जाते हैं आइस कैप्स की तरफ, तो वो तो हो गई मतलब उनको हमने कह दिया हाई लैटिट्यूड्स। लेकिन अगर हम दुनिया में किसी भी जगह पहाड़ों के ऊपर चलते जाएं जबकि वहाँ पे आइस कैप्स बनना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत हाई माउंटेन्स होती हैं और उनके ऊपर वहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, तो वो आल्टीट्यूड है। आल्टीट्यूड इज द हाइट अक्रॉस द माउंटेन अबव टिम्बर लाइन। टिम्बर लाइन वो लाइन होती है जिसके आगे कोई वेजिटेशन नहीं होती, जैसे केटू का पहाड़ हो और उसमें एक ऐसी एरिया हो जिसके बाद कोई लाइफ नहीं है और ऊपर सारी बर्फ हो, तो उसको हम कहेंगे टुंड्रा। जैसे कराकोरम है, कोहे हिंदू कुश है पाकिस्तान में, तो ये वो माउंटेन्स हैं जहाँ पे के पूरा साल बर्फ पड़ी रहती है और लाइफ नहीं होती। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और ये कहाँ पे पाई जाती है। आर्कटिक टुंड्रा स्ट्रेचेस अक्रॉस नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न यूरोप है और साइबेरिया है। ये वो एरियाज हैं जो नॉर्थ की तरफ आते हैं और ये हाई लैटिट्यूड्स में होते हैं। और नॉर्थ में यूरोप के ऊपर का एरिया है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर का एरिया है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो उसमें आप सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि जितने कॉन्टिनेंट्स हैं जो ऊपर की तरफ हैं उनके टॉप एरियाज जो हैं दे आर द टुंड्रा इकोसिस्टम। प्लांट एंड एनिमल लाइफ मीन्स कि अब हमने देखना है कि इतना ऐसा एरिया जहाँ पे पूरा साल बर्फ पड़ी रहती है, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की जो लाइफ है वो किस तरह की होगी।
ग्राउंड इज कारपेटेड विद स्मॉल perennial फ्लावर्स, ऐसा एरिया जहाँ पे के कुछ अरसे के लिए स्प्रिंग आता है, मतलब अगर 12 महीने में से 9 महीने बर्फ पड़ी रहती है तो 3 महीने ऐसे होंगे जिसमें जैसे हमारी समर होती है तो वहाँ पे स्प्रिंग होती है, और वो स्प्रिंग जो होती है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी पिघलता है और वहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं, और उसी हिसाब से एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं। ग्राउंड इज कारपेटेड विद स्मॉल perennial फ्लावर्स का मतलब है वहां पे बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो 3 महीने के लिए आते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। dwarf willows no more than a few centimeter tall, तो वैसे एक विलो का प्लांट जो है वो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे विलो भी dwarf होते हैं। और लाइकन्स हैं जिसको हम कहते हैं रेनडियर मॉस। लाइकन्स जो कवर कर लेते हैं क्रस्ट की तरह रॉक्स को। स्टैंडिंग पूल्स प्रोवाइड सुपर्ब मॉस्किटो हैबिटेट। पूल्स जो पानी में बर्फ पिघलने से बनते हैं वो क्या करते हैं, वो मॉस्किटो का जो हैबिटेट है वो बन जाते हैं, और वहाँ पे बहुत से मॉस्किटोज जो हैं वो उनका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स प्रोवाइड फूड फॉर न्यूमरस बर्ड्स। तो अब आप देखिए फूड चेन है, मॉस्किटोज पैदा होंगे तो मॉस्किटोज को खाने वाले बर्ड्स आ जाएंगे, और वो डक्स होंगी, गीज होंगे, most of which migrate a long distance to nest and raise their young during the brief summer feast। आपने सुना होगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो समर सीजन में या स्प्रिंग सीजन में वहां पे जाते हैं, वहां पे उनकी फिर वहां पे वो एग्स देते हैं, उनके बच्चे निकलते हैं, और उसके बाद वो वापस गर्म इलाकों में आ जाते हैं जब वहां फिर बर्फें पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो एक थोड़ा सा टाइम होता है उसमें उनकी ब्रीडिंग होती है और फिर वो अपने यंग्स के साथ वापस आ जाते हैं। टंड्रा वेजिटेशन सपोर्ट्स लेमिंग्स। लेमिंग्स लंबी गर्दन वाले बर्ड्स होते हैं, और उनको कौन खाता है, which are eaten by wolves, snowy owls, arctic foxes and even grizzly bears। ये वो तमाम जानवर हैं जो कि उस लाइफ में रहने के आदी होते हैं, जिनके पास अडेप्टेशंस हैं और वो बर्फ में चल सकते हैं और ऐसी जगहों पे वो सरवाइव कर लेते हैं, और वो जो वहाँ की प्रोडक्शन है या प्लांट्स है उनके ऊपर, और बाकी जो सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब इसके बाद हमने देखना है ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है। The tundra is perhaps the most fragile of all biomes। फ्रेजाइल होता है बहुत डेलिकेट, वो एरिया या वो इकोसिस्टम जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल है, और वहां पे सबसे कम आबादी है और बहुत कम प्रोडक्शन होती है, तो इसको हम कहते हैं फ्रेजाइल। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन का मतलब है कि उसका साल में ग्रोइंग सीजन ही बहुत थोड़ा है और इस वजह से वहां पे बहुत कम लाइफ होती है। A willow 10 centimeter high may have a trunk 7 centimeter in diameter and be 50 years old। कि एक 50 साल पुराना विलो प्लांट भी होगा तो वो इतना छोटा सा होगा, 4 इंचेस हाई, और कितना 3 इंचेस उसका डायमीटर है, तो ये एक 50 साल पुराना जो ट्री है वो इस तरह का होगा। Human activities in the tundra leave scars that persist for centuries। Fortunately for the tundra inhabitants, the impact of civilization is localized around oil drilling sites, pipelines, mines and military bases। तो टुंड्रा में inhabitants बहुत कम होते हैं, मतलब ह्यूमन लाइफ जो है ना वो कम है, और जो वहाँ पे नजर आते हैं लोग रहते हुए वो कहाँ नजर आते हैं, जहाँ पे कोई ऑयल ड्रिलिंग साइट्स हैं, जैसे कोई ऐसी जगह है जहाँ से ऑयल निकलता है, वहाँ पे कोई ड्रिलिंग यूनिट लगा हुआ है, वहाँ पे आबादी नजर आएगी। कोई पाइपलाइंस हैं, माइंस हैं जहाँ पे कोई एक्टिविटी होती हो, कोई मिलिट्री बेसिस हैं, तो ऐसे एरियाज जहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी होती है वहाँ पे लाइफ नजर आती है, क्योंकि ऐसी जगह पे लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल होती है, और वो बर्फ के घर बना के वो लोग रहते हैं, और जिनको इग्लू कहते हैं और उनको स्कीमोस कहा जाता है, और लोग वहाँ स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं ताकि वो ज्यादा जो कम टेम्परेचर है, क्योंकि वहाँ माइनस में भी काफी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तो -30-40 तक चला जाता है, तो उस टेम्परेचर में वो सरवाइव कर सकते हो। तो ह्यूमन इम्पैक्ट जो होता है वो ये
कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है ना वो उसको डिस्टर्ब भी कर देती है इकोसिस्टम को, और वहाँ के जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको वो खराब करती हैं और ख़त्म करती हैं और इस तरीके से स्कार्स छोड़ देती हैं। अब इसके बाद आखिरी छोटा सा पॉइंट है ह्यूमंस एंड इकोसिस्टम्स। कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनका इकोसिस्टम्स के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो अब हमने देखना है। The expanding human population has left relatively few ecosystems undisturbed. मतलब कि दुनिया में बहुत कम इकोसिस्टम्स रह गए होंगे जिनको ह्यूमन बीइंग्स ने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। जैसे पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया कि वो इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब करता जा रहा है। इसके अलावा ट्रीज इतने कट चुके हैं कि उससे इतने इकोसिस्टम्स डिस्टर्ब हो गए हैं। Our impact on natural ecosystems are so diverse and wide-ranging that they far exceed the scope of this book. कि इतने खतरनाक हद तक और इतने ज्यादा उसके असरात है कि जो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। Ecosystems dominated by people tend to be simple. That is, they have fewer species and fewer community interactions than an undisturbed ecosystem. तो इकोसिस्टम्स जो हैं जो कि डोमिनेटेड हैं बाय पीपल टेंड टू बी सिंपल, मतलब वो सादा हैं। दे हैव फ्यू स्पीशीज, फ्यू कम्युनिटी इंटरेक्शंस। और जो अनडिस्टर्ब इकोसिस्टम्स हैं जहाँ पे ह्यूमन इम्पैक्ट नहीं है वहाँ पे ज्यादा डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, क्योंकि इंसान ने उनको छेड़ा नहीं है और वो नेचुरल हैं। और इसी तरह वहाँ पे एनिमल्स, वहाँ पे प्लांट्स, वहाँ पे उनकी वैरायटी है और ह्यूमन बींग्स की वहाँ पे अप्रोच नहीं है। तो कई ऐसे रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स अभी नहीं पहुँच सके हैं और वहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम्स जो हैं वो ही मौजूद हैं और वो अपने तरीके से लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं। तो ह्यूमंस जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ पे इकोसिस्टम्स जो है वो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज जो है ना वो इस तरह की होती हैं कि वो फिर उनकी एक्टिविटीज ऐसी होती है कि वो फिर उसको डिस्टर्ब कर देती है। ओके गर्ल्स, फिर अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।